हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वी आर डूइंग करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने लास्ट टॉपिक क्या कवर किया था? व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल आई होप सबको याद है। व्हीटस्टोन ब्रिज कैसा दिखता था और उसको यूज़ करके हमने किया क्या था, सबको आई गेस याद होगा। तो हम उसको भी एक बार रिवाइज करेंगे नटशल में। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। मतलब बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज में हम क्या करते थे, एक अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करते थे। तो ऐसे ही उसको अप्लाई करते हुए, उसी कंसेप्ट को अप्लाई करते हुए जो हमारे फिजिक्स लैब्स में आप लोग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो, उसी से रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट है आज, जो कि ये मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट। तो बेसिकली आप देखना चाहो तो आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं जिसमें आप मीटर ब्रिज को लाइव परफॉर्म करते हुए देख सकते हो। तो आई वुड सजेस्ट यू आफ्टर वॉचिंग माई वीडियो आप एक बार ज़रूर जाके देखें कि प्रैक्टिकली मीटर ब्रिज दिखता कैसे है। वैसे तो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है मीटर ब्रिज का, बट स्टिल एक थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखने से और थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है और जो हम कर रहे हैं हमें एग्जैक्टली पता चलता है कि हम कैसे कर रहे हैं। तो गाइस, आज की वीडियो में हमें क्या करना है, मीटर ब्रिज को समझना है। और मीटर ब्रिज को समझना ज़रूरी क्यों है? बिकॉज ऑफ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। और इस पर कंसेप्चुअल, ढेर सारे कंसेप्चुअल्स आते हैं। तो मीटर ब्रिज चालू करने से पहले एक बार लास्ट टॉपिक को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज कुछ ऐसा दिखाई देता था। उसमें क्या करते थे हम, बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज होता था पी क्यू आर एस, और हमें एस की रेजिस्टेंस या फिर कोई भी एक रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी होती है। और जो पी क्यू आर हैं वो नॉन रेजिस्टेंस होती थी और कनेक्टेड कुछ ऐसे होती थी। पी के एक एंड से आर का एक एंड कनेक्टेड है, पी के दूसरे एंड से क्यू का एक एंड कनेक्टेड है। आप देख सकते हो जो क्यू रेजिस्टेंस है उसके दूसरे एंड से एस वाला रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, और एस के दूसरे एंड से गैल्वेनोमीटर जा रहा है और दूसरा आर रेजिस्टेंस जा रहा है। ये बेसिकली मैं इसीलिए फोकस कर रही हूँ इस चीज़ पे, बिकॉज ये अरेंजमेंट जब हम इस फॉर्म में पढ़ेंगे तब हम इसको रिलेट करेंगे। तो हम इसमें क्या करते थे, एस की रेजिस्टेंस को हमने फाइंड किया था। कैसे किया था फाइंड? बाय यूजिंग किरचॉफ लॉज। अब किरचॉफ लॉ कैसे लगाए थे? लूप्स बनाए थे। सपोज कर लिया था कि ये वाला ट्राइंगल, सपोज करो ए बी सी डी ए कोई लूप है, तो ऐसे लूप लगा के इक्वेशन लगाई थी किसके और किसके बीच में, सारे जो वोल्टेजेस हैं, जो हमारे रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो भी वोल्टेज या फिर जो भी पोटेंशियल डिफरेंस कंज्यूम हो रहा है, प्लस में सम किसका, बैटरी का या फिर किसी भी ईएमएफ ऑफ द सेल का। डिपेंड करता है वो आप कौन सा लूप ले रहे हो सकता है उसमें कोई बैटरी ना हो, कोई ईएमएफ ना हो, तो उसमें वो बात नहीं भी होगी। तो कहने की बात है कि हमने किरचॉफ लॉज को यूज करके ये इक्वेशन निकाली थी और हमने क्या पाया था लास्ट में, P बाई क्यू इक्वल्स टू आर बाई एस। मतलब इसका रेजिस्टेंस अपॉन में इसका रेजिस्टेंस का रेशियो जो है इक्वल होगा इसका रेजिस्टेंस अपॉन में इसका रेजिस्टेंस। तो आप गाइस जिसने भी लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखो यार, उसमें बहुत ही ज़्यादा मैंने डिटेल में बताया। अभी मैं इतना डिटेल में नहीं बता रही हूँ, ये सिर्फ इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो मीटर ब्रिज है। अब मीटर ब्रिज से क्या समझ में आता है, मीटर ब्रिज या फिर स्लाइड वायर ब्रिज। मीटर ब्रिज, मीटर माने जो अपना स्केल होता है वो मीटर्स में होता है। तो सिंपल स्केल जैसे दिखने वाला एक मीटर का स्केल एक हमारी अप्लायंस में, या फिर यूँ कह सकते हो कि हमारा जो ये सेटअप है इसमें एक मीटर ब्रिज लगा होता है। मतलब 100 सेंटीमीटर तक ऐसे मार्क होता है, जैसे जो हमारे नॉर्मल स्केल्स होते हैं वैसे ही दिखाई देता है। तो अब हमें करना क्या है, इसमें भी हमें एस एक रेजिस्टेंस, हमने अननोन रेजिस्टेंस लगाया है जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये वाला जो सेटअप है वो इससे कैसे मिलता है, ये कैसे देखें, तो देख लेते हैं एक बार। सपोज करो ये आर जो है रेजिस्टेंस, ये वाला आर रेजिस्टेंस। अब आर रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या था, वेरिएबल रेजिस्टेंस था। अब यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाने के लिए हमने रेजिस्टेंस बॉक्स का यूज़ किया है, जो कि हमारे फिजिक्स लैब में बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है। रेजिस्टेंस बॉक्स में हम क्या करते हैं, बेसिकली रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, उसके अंदर से जो है रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल के रेजिस्टेंस बॉक्स की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो बेसिकली ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, ठीक है। और S एक ऐसा रेजिस्टेंस जो हमें यहाँ पे फाइंड करना था, सेम S रेजिस्टेंस लगाया। अब बचे P और Q। तो बेसिकली P और Q रेजिस्टेंस किस फॉर्म में हमें इस डायग्राम में देखने के लिए मिल रहे हैं। P जो है बेसिकली इतनी वायर का, जो कि L दिखाई दे रही है, ठीक है, इतनी वायर का रेजिस्टेंस है। अब सिंस वायर का अपना एक रेजिस्टेंस होता है तो इतनी वायर का रेजिस्टेंस है, और जो बची हुई वायर है इट मीन्स अगर पूरा 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर का स्केल है ना, तो 100 सेंटीमीटर में से बचा हुआ लेंथ इज 100 माइनस एल। तो 100 माइनस एल जो हमारी लेंथ है उसका कितना रेजिस्टेंस है, इतनी सी वायर का
कितना रेजिस्टेंस वो हमने क्यू माना है। तो पी और क्यू की बात हो गई। अब देखो पी का एक एंड मतलब इसकी बात करें, पी का एक एंड किससे कनेक्टेड है, आर से, मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस से। तो देखो पी का एक एंड आर से कनेक्टेड है, ठीक है ये बात। पी का दूसरा एंड किससे कनेक्टेड है, जो क्यू रेजिस्टेंस है उससे। तो पी का दूसरा एंड देखो यार क्यू रेजिस्टेंस से यहाँ पे भी कनेक्टेड है। तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ जो सेटअप है वो बिल्कुल सेम है। क्यू का एक एंड मतलब क्यू का एक एंड की बात करें किससे कनेक्टेड है, एस के एक एंड से। एस मतलब जो हमने निकालनी है, तो क्यू का एक एंड एस से कनेक्टेड है और एस का दूसरा एंड किससे कनेक्टेड है, आर से, मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस से। तो देखो यार वेरिएबल रेजिस्टेंस से दूसरा एंड कनेक्टेड है। और बीच में क्या है, बीच में गैल्वेनोमीटर है और एक जोकी है। यहाँ पे भी एक बीच में गैल्वेनोमीटर होता था पी और क्यू के बीच में, और आर और एस के बीच में। तो ऐसे ही आर एस और पी क्यू के बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा है। आई होप सबको ये डायग्राम से ये डायग्राम अब मैच करता हो तो दिखाई दे रहा होगा कि हाँ ये मैच तो कर रहा है। अब इसी को यूज करते हुए हमें एस की मतलब कि अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करना है। तो बेसिकली गाइस मैं पहले एक प्रिंसिपल पढ़ दे रही हूँ, मतलब प्रिंसिपल की आपको छोटा सा कि हमें वीट या फिर मीटर ब्रिज में करना क्या है, वो क्या है, उसमें हमें क्या लिखना है, वो आपको अपने एग्जाम टाइम पे लिखना है। तो आप चाहें तो ये लिख भी सकते हैं, अ मीटर ब्रिज इज अ प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। एक जो मीटर ब्रिज होता है बेसिकली वो व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रैक्टिकल फॉर्म होता है। एंड इट इज यूज टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर और अ कॉइल। मतलब कि ये यूज किस लिए होता है, किसी कॉइल की या फिर किसी भी कंडक्टर की हमें अगर रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, सपोज अभी मैंने यहाँ इस जगह पर कोई कॉइल लगाई होती, बेसिकली है तो प्रैक्टिकल फॉर्म अगर हम देखें एक्सपेरिमेंटल जो हम प्रैक्टिकल करते हैं उसमें हम यहाँ पे कॉइल ही लगाते हैं। तो कॉइल की अपनी रेजिस्टेंस होती है, तो उस रेजिस्टेंस एस को हमने कैलकुलेट करना होता है। तो डायग्रामेटिकली अगर हम वैसे देखें रेजिस्टेंस वाइज तो डायग्राम कुछ ऐसा दिखाई देता है। रेजिस्टेंस बॉक्स हमें देख सकते हैं, अगर हम लैब्स में जाके देखें तो यहाँ पे कॉइल लगता है और बाकी सब कुछ सेम होता है। तो हमें करना क्या है, यहाँ पे जो आर बी है मैंने बता दिया रेजिस्टेंस बॉक्स है, एस जो है अननोन रेजिस्टेंस है। बेसिकली ये सारी चीज़ें आपको डायग्राम के साथ मेंशन करने की कौन सी क्या चीज़ है। अगर प्रॉपरली लेबल्ड नहीं हुआ डायग्राम तो यहाँ पे भी मार्क्स डिडक्ट होने के पूरे चांसेस रहते हैं। और ए बी जो है बेसिकली ए बी क्या है, एक वायर है 1 मीटर की, जैसे कि हम पढ़ के आए कि 1 मीटर का स्केल है तो इसके साथ एक वायर लगी है, इसका एक अपना रेजिस्टेंस है और ये वायर मैग्नीन या फिर कॉन्स्टेंटिन की बनी होती है। अब सिंस हम इसके क्वेश्चंस भी गो थ्रू करेंगे, पर उससे पहले मुझे एक क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो वायर है वो मैग्नीन या फिर कॉन्स्टेंटिन की ही क्यों होती है। हो सकता है या फिर हम यूज़ करने को कोई और सिंपल इलेक्ट्रिकल वायर यूज़ कर लेते, पर मैग्नीन या फिर कांस्टेंट या फिर कॉन्स्टेंटिन की बात है, मतलब कि किसी अलॉय से बनी, किसी स्पेशल टाइप के अलॉय से बनी है। तो बेसिकली इन अलॉयज़ की ये खासियत होती है, पहली बात तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है इन वायर्स का वो बहुत ही कम होता है। और दूसरी बात, दीज अलॉयज हैव वेरी हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी। तो मैंने अभी यहाँ पे 2 चीज़ बोली, पहली बोली टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, आपने अपना एक्सपेरिमेंट करने के लिए इस जो बैटरी है उसके प्लग को ऑन किया या जो भी आपने लगाया हुआ सिस्टम को ऑन करने के बाद क्या होगा, करंट फ्लो करना शुरू करेगा इस कंडक्टर में से, इस पूरे सर्किट में से। अब सिंस करंट फ्लो करना शुरू करेगा तो आप बाय टेकिंग डिफरेंट वैल्यूज फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, आप थोड़ी टाइम तक अगर आप करंट ऑन रखते हो या फिर अपना स्विच जो है ऑन रखते हो, उससे क्या होगा कि ज़्यादा देर तक करंट बहने से टेम्परेचर जो है राइज कर जाता है। सपोज करो ए बी वायर है, उसका टेम्परेचर राइज कर गया है, तो अगर कोई नॉर्मल इलेक्ट्रिकल वायर होगी, टेम्परेचर राइज करने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, वायर की रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी ना, क्योंकि ओपोजिशन टू करंट तब बढ़ जाता है टेम्परेचर के साथ साथ, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। तो कुछ वायर्स, स्पेशल वायर्स ऐसी होती हैं जैसे कि मैग्नीन या फिर कॉन्स्टेंटिन, जिनका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब कि विद टेम्परेचर के साथ साथ जो रेजिस्टेंस होती है वो थोड़े कम रेट से बढ़ती है पर थोड़े कम रेट से बढ़ती है। तो ये तो क्वालिटी है मैग्नीन या फिर कॉन्स्टेंटिन लगाने की। दूसरी है कि इनकी हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी होती है। बेसिकली अगर हम देखें जर्नली, आर जो होता है वो रो एल बाय ए होता है किसी भी वायर के लिए। अगर वो एल लेंथ की है तो आर मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू रो एल बाय ए, और रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी होती है। अगर ज़्यादा रेजिस्टिविटी होगी इट मीन ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी। अगर इस वायर की पहले से ही हम रेजिस्टिविटी की वैल्यू इतनी हाई रखें या फिर रेजिस्टेंस को बढ़ा के रखें
तो उसका ये मतलब होता है कि फिर टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इसकी रेजिस्टिविटी या फिर इसकी रेजिस्टेंस पे कोई खास फर्क नहीं आता है। बेसिकली हमें करना क्या है, विथ टेम्परेचर इसकी जो ओपोजिशन टू करंट है उस जो क्वालिटी है उसको घटाना है। हम करंट काफ़ी टाइम तक देके रखेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी इस वायर की, और वही नहीं करने देनी है। तो पहला तो काम ये करना है, कोई ऐसी वायर लेनी है कि जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस थोड़ा लो हो। दूसरी बात, रेजिस्टिविटी ऑलरेडी इतनी हाई हो कि टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाने से उसकी रेजिस्टेंस पे कोई खास फर्क ना आए या फिर उसकी रेजिस्टेंस ना बढ़े, जो कि हमें यूजफुल रहेगा। तो बेसिकली इस वायर के बारे में करने के बाद हमें इसकी लिखनी है वर्किंग। अभी तो हमने डायग्राम को एक्सप्लेन किया कि क्या चीज़ क्या है, अब वर्किंग में क्या लिखना है। टेक आउट सम रेजिस्टेंस फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स। आप ये वर्ड्स में लिखेंगे भी सही और इसको साथ साथ समझने की कोशिश करते हैं हम। टेक आउट सम रेजिस्टेंस फ्रॉम दिस रेजिस्टेंस बॉक्स। बेसिकली मेरे पास एक रेजिस्टेंस बॉक्स होगा, उसमें से डिफरेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी। मैंने क्या किया, एक रेजिस्टेंस की वैल्यू सपोज करो 5 ओम, 10 ओम या कुछ भी, बहुत छोटी छोटी भी होती है 0.1 ओम, ऐसी कोई भी वैल्यू मैंने निकाल के रख ली। अब वो वैल्यू निकाल के रख ली, इट मीन्स उतनी रेजिस्टेंस हम इस पूरे सिस्टम को प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब रेजिस्टेंस बॉक्स में से कुछ रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाली, उसके बाद क्या करना है, जो हमारी गैल्वेनोमीटर के नीचे एक जोकी लगी है, जोकी माने आप एक पेन टाइप, जो कि आप अपने लैब्स में देख भी चुके होंगे, उस जोकी को इस वायर के ऊपर मूव करना है, ठीक है। इस वायर के ऊपर मूव करना है और इसको वायर को टच करते हुए, स्लाइटली टच करते हुए उस जोकी को मूव करना है। और एक ऐसे लेंथ आएगी, एक ऐसे सपोज करो, एक ऐसे पॉइंट पे, यहाँ पर ये पॉइंट सपोज करो ये पॉइंट जे है, ये पॉइंट जे है जहाँ पे मेरी जोकी अभी रखी है। तो किसी पॉइंट पे एक ऐसा पॉइंट आएगा जब गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन विल बी 0, मतलब गैल्वेनोमीटर में से कोई भी करंट नहीं जाएगा। उस सिचुएशन में बेसिकली अगर व्हीटस्टोन ब्रिज याद किया जाए, हम क्या करते थे, इस वेरिएबल रेजिस्टेंस की वैल्यू को या फिर रियोस्टैट को ज़्यादा या फिर कम करते थे, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को वैरी करते थे। क्यों करते थे, कुछ ऐसा हो कि इस गैल्वेनोमीटर में से करंट फ्लो ना हो। उस टाइम पे ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज था वो बैलेंस कंडीशन में हो जाता है, P/Q = R/S के बराबर। और इसके अंदर ये करने के लिए मुझे फिर से गैल्वेनोमीटर में 0 करंट लाना है। अब 0 करंट मतलब कि नो डिफ्लेक्शन, और नो डिफ्लेक्शन कब आएगी, जब मैं इस रेजिस्टेंस बॉक्स में से डिफरेंट वैल्यूज निकालूंगी। फिर किसी लेंथ के लिए, अभी सपोज ये L लेंथ है, L1 भी मान सकते हैं, अभी एक केस की बात कर रही हूँ तो यहाँ L लिखा है मैंने। सपोज करो मुझे बहुत सारे नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट इसी के अंदर परफॉर्म करने हैं, तो पहली बार मैं क्या करूँगी, एक रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालूंगी, ठीक है। फिर कोई लेंथ आएगी जिस पे गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो करेगा, वो लेंथ मैंने L मान ली, तो बची हुई लेंथ 100 - L हो गई, ठीक है। वो मैंने वैल्यूज नोट करके रख ली कि भाई मीटर स्केल में से देख लिया नीचे कितनी लेंथ है, तो ये हो गई L। अब मैंने सेकंड टाइम सेम चीज़ परफॉर्म की। अब मैंने क्या किया, रेजिस्टेंस बॉक्स में से कुछ दूसरी वैल्यू निकाली रेजिस्टेंस की। अब पहले 0.1 ओम थी, अब 0.3 ओम है। अब मैंने फिर से वायर के ऊपर जोकी को घुमाया। अब किसी दूसरी लेंथ पे ऐसा हुआ कि गैल्वेनोमीटर पे 0 डिफ्लेक्शन आया होगा, तो उस लेंथ को L नोट कर लिया दोबारा से, जो भी लेंथ सपोज 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर जो भी आई होगी, तो बची हुई लेंथ 40 सेंटीमीटर होगी। तो ऐसे ऐसे करके आपको वेरियस टाइम्स डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस लेनी होंगी। तो आई गेस ये बात समझ में आ गई होगी हमने क्या किया वर्किंग में। रेजिस्टेंस बॉक्स में से रेजिस्टेंस निकालते जाना है और इसको जोकी को घुमाकर देखना है कि कहाँ पर मेरी डिफ्लेक्शन जो है 0 आ रही है, और बहुत ही आसानी से हो जाता है ये चीज़। तो आप लोगों को वरी करने की ज़रूरत नहीं है, जब आपके हाथ में वो एक्सपेरिमेंट आएगा तो आप बहुत ही ईजिली कर लोगे। तो बेसिकली ये करने के बाद उस टाइम पे होगा क्या, जब गैल्वेनोमीटर में से करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है ना, कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, उस टाइम हमारा ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज का एक स्ट्रक्चर है वो बैलेंस फॉर्म में होगा। बैलेंस फॉर्म में होगा इट मीन्स क्या, मैं ये वाला रूल लगा सकती हूँ, P/Q = R/S, मतलब P/Q = R/S। अब P/Q का क्या मतलब, P क्या था, बेसिकली इतनी वायर का रेजिस्टेंस था। अब उसके लिए ये वायर का रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे लेट द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ लेंथ L, वो क्या होगा, P = ρL/A। हाँ, यहाँ पे A क्या है, बेसिकली इस वायर का जो क्रॉस सेक्शन का एरिया है वो A है। तो मैंने इतनी सी वायर, मतलब कि अगर इतनी सी लेंथ की रेजिस्टेंस को P माना है और P की वैल्यू होगी ρL/A, और 100 - L जो बची हुई लेंथ बची उसकी क्या रेजिस्टेंस होगी, ρ100 - L/A, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब करना क्या है, P/Q को R/S के इक्वल डालना है।
तो यहाँ से S की वैल्यू अगर देखी जाए क्या बनती है, RQ/P, ठीक है ना। इस यहाँ से हमने लास्ट में भी निकाला था पिछली वीडियो में, जो यहाँ से S की वैल्यू बनती है वो Q × R/P बन गई। अब R क्या है, जो आपने रेजिस्टेंस बॉक्स में से इस टाइम रेजिस्टेंस निकाल रखी होगी, सपोज 0.1 ओम निकाल रखी है तो 0.1 ओम आप पुट कर सकते हो, ठीक है। और Q की वैल्यू, Q क्या है, बेसिकली इतनी वायर की रेजिस्टेंस है, वो हमने निकाल ली थी। रो को पुट करके हमें रेजिस्टिविटी ऑफ वायर गिवन होगी, आपके लैब्स में आपको बताया जाए कि इतनी रेजिस्टिविटी है, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको हो सकता है निकालना भी पड़े, तो एरिया भी पता होगा, रो इंटू में 100 - L/A। एरिया बेसिकली आप कैसे निकालोगे, यूजिंग स्क्रू गॉज हो गया या फिर वर्नियर कैलिपर, वैसे तो ज़्यादातर हम स्क्रू गॉज से यूज़ कर लेते हैं। तो एरिया के लिए हमें पहले रेडियस निकालना होगा, रेडियस से फिर हम एरिया निकालेंगे। तो एरिया भी निकालने के बाद अभी हमें वैल्यूज पुट करनी है, तो R की वैल्यू पुट कर दी, Q की वैल्यू पुट कर दी, और हमें क्या नीचे P की वैल्यू पुट करनी है, तो P की वैल्यू भी हम ऐसे पुट कर देंगे। तो गाइस ये तो हुआ S की वैल्यू निकालने का तरीका। तो एक बार S की वैल्यू आने के बाद, सपोज मैंने पहली ऑब्जर्वेशन ली, मतलब पहली ऑब्जर्वेशन में क्या किया, रेजिस्टेंस बॉक्स में से कुछ वैल्यू निकाली होगी रेजिस्टेंस की, उसके लिए S1 की वैल्यू पूरी कैलकुलेट की। ऐसे ही मुझे दूसरी ऑब्जर्वेशन लेनी होगी S2 के लिए। अब मैं क्या करूंगी, रेजिस्टेंस बॉक्स में से सपोज करो कुछ और वैल्यू निकाल दी। अब मैं जोकी को घुमाऊंगी इस वायर के ऊपर घुमाऊंगी, तो किसी और लेंथ के ऊपर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 आएगी, करंट नहीं फ्लो करेगा। उस केस में व्हीटस्टोन ब्रिज या फिर ये मीटर ब्रिज जो है बैलेंस कंडीशन में होगा। बैलेंस कंडीशन में होगा तो हमें ये सब वैल्यूज डाल के S की वैल्यू दोबारा निकालनी होगी। और लास्ट में बहुत सारी S की वैल्यूज आने के बाद क्या होगा, हमें इस S की वैल्यू का मीन निकालना होगा। फाइनली एक एक्यूरेट वैल्यू तो हमें नहीं मिल पाती, कई कबार एक्सपेरिमेंटली तो हम इतना एक्यूरेट नहीं हो पाते, बट हमें उन सब का एवरेज निकाल के S की वैल्यू देनी होती है। तो एवरेज निकाल के हम फिर S की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो गाइज ये था व्हीटस्टोन ब्रिज की एप्लीकेशन, जो कि है मीटर ब्रिज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और खासकर जो मैंने कंसेप्चुअल क्वेश्चन बताया इससे रिलेटेड, कि इसमें मैग्नीन या फिर कॉन्स्टेंटिन की वायर ही क्यों यूज़ की जाती है। ऐसे अलॉयज की वायर का एक तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस वेरी लो होता है, मतलब कि विद टेम्परेचर राइज इन रेजिस्टेंस कम होता है, जिससे कि करंट, अगर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट कम फ्लो करेगा, तो फिर करंट का वेस्टेज हो जाएगा और हमारे जो सर्किट है उसकी जो कैलकुलेशंस है उसमें गड़बड़ हो जाएगी। तो इसीलिए रेजिस्टेंस को नॉर्मल रखने के लिए एक तो वायर का टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, और हाई रेजिस्टिविटी ऑलरेडी होनी ही चाहिए, ताकि हाई रेजिस्टिविटी होने से क्या होगा कि टेम्परेचर राइज हो भी जाता है तो हमारी जो वायर की रेजिस्टेंस है उस पर फर्क ना पड़े। तो गाइस ये था व्हीटस्टोन ब्रिज की एप्लीकेशन के बारे में। अगर आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा है, कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो आई एम डैम श्योर कि आने वाली वीडियोस में भी आपको कुछ दिक्कत नहीं आने वाली है। बस आपको करना इतना है कि इस वीडियो को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ यार लाइक भी करो वीडियो को, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी से देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बड़ा ज़रूरी है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे पोटेंशियोमीटर।